नमस्कार, पोल बात में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज फिर हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हैं, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण उसकी एक्सप्लेनेशन होगी। जो नए लोग जुड़े हैं उन्हें बताना चाहूँगी कि ये पॉलिटिकल साइंस की फुल कोर्स यहाँ पर दिया जा रहा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में सारे जो प्लेलिस्ट लगाई गई हैं कोर्स वीडियोज़ की और डेली प्रैक्टिस वीडियो NTR और NCERT प्रैक्टिस जो वहाँ पर लगाई गई है, तो उसे आप चेक करें। वो काफ़ी बेनिफिशियल है आपके लिए। बाकी के जो वीडियोस और भी मैं अपलोड करती रहती हूँ कोर्स वीडियोस और प्रैक्टिस के, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, तो मेरी सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और साथ में हमने टेलीग्राम लिंक वहाँ पे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो PDF फॉर्म के नोट्स हैं वो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कानून संप्रभु का आदेश है। यह किसका कथन है? जॉन ऑस्टिन का, सॉलमन का, या हालैंड का, या ग्रीन का? किसका कथन है? तो कानून संप्रभु का आदेश है, यह कथन है जॉन ऑस्टिन का। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। जो जॉन ऑस्टिन है, इन्होंने अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन द ज्यूरिस्प्रूडेंस, कौन सी पुस्तक है इनकी? लेक्चर्स on the jurisprudence, ये इनकी जो है पुस्तक का नाम है। और इसी पुस्तक में इन्होंने संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत को प्रस्तुत किया है और उन्होंने तक दिया है कि कानून ही संप्रभु का आदेश है। जो संप्रभु का आदेश है वही कानून है। तो ये इस बुक में इन्होंने दिया है, लेक्चर्स ऑन द ज्यूरिस्प्रूडेंस, इसमें इन्होंने दिया है। आगे हम बात कर लेते हैं ग्रीन की। तो ग्रीन जो है सकारात्मक उदारवाद के जनक माने जाते हैं। सकारात्मक उदारवाद के ये क्या हैं? जनक हैं। और इन्होंने जो है राज्य का आधार जो है इच्छा बताई है। शक्ति ना होकर इच्छा है, ये इन्होंने बताया है कि राज्य का आधार जो है इच्छा है। तो ये इनका एक मेन जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है, इनकी जो इनका दर्शन है, तो उसी का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने यह व्यक्त किया कि प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण दृष्टि यह है कि यह जनता के मतों के लिए प्रतियोगी दिए हुए अभिजात समूह में से नेताओं के चयन की विधि है। ऑप्शन है आपके सामने, डॉक्टर BR अम्बेडकर, या जे शुम्पीटर, या रॉबर्ट डाहल, या नारवोटो बाबियो। तो ये जो है किसने कहा है? तो ये जो है उपर्युक्त उक्ति जो है जे शुम्पीटर द्वारा कही गई है। और इन्होंने अपनी जो इनकी बुक है, पुस्तक है, जो इनकी कृति है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म और डेमोक्रेसी, ये इनकी जो है पुस्तक है। किसकी? जे शुम्पीटर जो महोदय हैं, इनकी ये पुस्तक है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, ये इनकी पुस्तक का नाम है। और इसी में इन्होंने अपने ये विचार दिए हैं। इनका मानना है कि जो राजनीतिक निर्णय होते हैं ये नेताओं द्वारा किए जाते हैं, लेकिन इन नेताओं को क्या होता है कि जनता के सामने अपने को प्रस्तुत करना पड़ता है। जनता के मत के लिए इनको वोट प्राप्त करने के लिए ये जनता के सामने इनको जाना पड़ता है। और कुछ वहाँ पर जो है कुछ लोग होते हैं, अभिजात वर्ग होते हैं, कुछ अभिजात समूह होता है, जिनके बीच में से जनता क्या करती है कि अपने प्रतिनिधि को चुनती है। यानी कि कुछ वहाँ पे अभिजात समूह होते हैं और जिनमें खुली प्रतिस्पर्धा होती है। ये सभी जो है जनता के सामने जाते हैं वोट प्राप्त करने के लिए, और जनता जिनको पसंद करती है तो उनको जो है क्या करती है कि वो अपना प्रतिनिधि चुन लेती है। तो उसी पर इन्होंने ये व्यक्त की गई है कि लोकतंत्र और कुछ नहीं है, क्या है कि
प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण दृष्टि यह है कि जनता के मतों के लिए प्रतियोगी दिए हुए अभिजात समूहों में से नेताओं के चयन की विधि है। यानी कि जो कुछ अभिजात समूह होता है उन्हीं में से जनता जो है अपने प्रतिनिधि को चुनती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही हो रहा है। अगर हम रॉबर्ट डहल की बात करें तो ये क्या हैं, बहुलवादी हैं, ये बहुलवादी हैं रॉबर्ट डहल। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर तो ये जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं, समिति के अध्यक्ष हैं। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं है। नैसर्गिक यानी प्राकृतिक। तो थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, थॉमस जेफरसन या जेरेमी बेंथम। तो यहाँ पर थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और थॉमस जेफरसन ये सभी जो है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। लेकिन जो जेरेमी बेंथम है ये नैसर्गिक अधिकारों का प्रतिपादक जो है ये नहीं है। जेरेमी बेंथम ने कानूनी अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इन्होंने कानूनी अधिकारों के सिद्धांत को दिया है, प्रस्तुत किया है तथा प्राकृतिक अधिकारों की हंसी उड़ाई है और उन्हें क्या बताया है, बकवास बताया है। तो इन्होंने क्या हुआ जो है जेरेमी बेंथम आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। और जेरेमी बेंथम जो है प्राकृतिक अधिकारों को नहीं मानते हैं, उन्हें उसकी हंसी उड़ाते हैं। लेकिन ये कानूनी अधिकारों का सिद्धांत दिया है इन्होंने। क्या दिया है? कानूनी अधिकारों का सिद्धांत। कानूनी अधिकारों का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन जो है यहाँ पर डी सही होगा। अगर हम थॉमस हॉब्स की बात करें तो ये निरंकुश राजतंत्र के समर्थक हैं, राजतंत्र के समर्थक हैं। और इनकी पुस्तक कौन सी है? लेवियाथन या इसको लिवायथन भी कहते हैं। जॉन लॉक की बात करें तो जॉन लॉक जो है उदारवाद के जो है जनक माने जाते हैं। और ये इनकी बुक है टू ट्रीटीज ऑन द सिविल गवर्नमेंट। इनकी पुस्तक है टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, ये इनकी पुस्तक का नाम है। और इसके दो खंड हैं। एक खंड पर इन्होंने जो है रॉबर्ट फिल्मर के दैवीय सिद्धांत का खंडन किया है और दूसरे में इन्होंने हॉब्स के निरंकुश राजतंत्र का खंडन किया है। और इन्होंने उसी दूसरे खंड में सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया है। तो इसको जो है वाहन ने क्या कहा है कि इसको दो नाली बंदूक कहा है, जो कि एक रॉबर्ट फिल्मर पर तनी हुई है, दूसरा हॉब्स पर तनी हुई है, ऐसा इन्होंने बोला है। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने यह तर्क प्रस्तुत किया कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का सर्वप्रथम गुण है। न्याय सामाजिक संस्थाओं का सर्वप्रथम गुण किसने कहा है? G.W.F. हीगल ने कहा है या कार्ल मार्क्स ने कहा है या चार्ल्स टेलर ने कहा है या जॉन रॉल्स ने कहा है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। जॉन रॉल्स ने जो है न्याय को सामाजिक संस्थाओं का सर्वोत्तम गुण माना है। जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत के अंतर्गत न्याय के अनेक लक्षण स्वीकार किए हैं इन्होंने, लेकिन उसमें से एक गुण यह है कि न्याय समाज का प्रथम सद्गुण है। अर्थात न्यायपूर्ण समाज और उत्तम समाज एक ही बात नहीं है। न्याय उत्तम समाज की आवश्यक शर्त है, यानी उत्तम समाज एक बड़ा भाग है, बड़ी चीज़ है, और न्याय उसके अंतर्गत एक विषय वस्तु है। तो जो है न्याय क्या है? न्याय एक उत्तम समाज की आवश्यक शर्त है, ऐसा ये मानते हैं। परंतु साथ ही नैतिक गुणों का होना भी आवश्यक है, नैतिक गुण भी होने चाहिए, ऐसा इनका मानना है। तो ये जॉन रॉल्स की थ्योरी के कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं, तो यहाँ पर जो है दिए गए। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो रहा है। अरस्तु भी जो है वितरणात्मक न्याय के पक्षधर हैं। कहते हैं जिस जो राज्य के नागरिक हैं, जिस रेशियो में वो राज्य के कार्यों में योगदान देते हैं, उसी रेशियो में उनको पद एवं सोपान की सुविधाएं राज्य जो है प्रोवाइड करता है, उपलब्ध कराता है। आगे देखेंगे हम, ये देख लेते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स, इनकी दास कैपिटल जो है प्रमुख पुस्तक है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये सब इनकी जो हैं प्रमुख पुस्तकें हैं। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट
मैनिफेस्टो ये इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। और इन्होंने जो है क्या बोला है कि राज्य को राज्य विहीन और वर्ग विहीन, शोषण विहीन एक समाज की संकल्पना की है और साम्यवाद की स्थापना करना चाहा इन्होंने। साम्यवादी समाज की स्थापना करना चाहा, जहाँ पर कि ना वर्ग होगा, ना राज्य होगा, ना कोई शोषण होगा और जो उत्पादन के साधन होंगे उन पे सबका साझा नियंत्रण होगा और ना कोई गरीब होगा ना अमीर होगा, जहाँ पर सब आवश्यकता के जो मतलब क्षमता के अनुसार सभी लोग काम करेंगे और आवश्यकता के अनुसार वेतन पाएंगे, ऐसा इनका मानना था। ऐसा इन्होंने जो है एक इनकी ये सोच थी या इनकी जो है संकल्पना थी। और हीगल की बात करें तो हीगल कहते हैं ये आदर्शवादी हैं और ये कहते हैं कि राज्य क्या है, जो है पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। क्या मानते हैं ये? राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ऐसा इनका मानना है। पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ऐसा ये मानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है डी आपका सही हो रहा है। देखते हैं जो जॉन लॉस की अगर हम पुस्तक की बात करें तो अ थ्योरी ऑफ जस्टिस इनकी पुस्तक का नाम है। अ थ्योरी ऑफ जस्टिस इनकी पुस्तक का नाम है और इसी में ही इन्होंने न्याय संबंधी अपने विचार दिए हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक का नव्य अधिकार द्वारा औचित्य ठहराया गया है? किस एक को नव्य अधिकार द्वारा औचित्य ठहराया गया है? कल्याण राज्य के साथ मुक्त बाजार समाज का, अल्पतम राज्य के साथ मुक्त बाजार समाज का, विस्तृत योजना के साथ मुक्त बाजार समाज का, या अधिकारी तंत्रीय नियंत्रण एवं बाजार विहीन अर्थव्यवस्था के साथ अधिकारी तंत्रीय नियंत्रण एवं बाजार विहीन अर्थव्यवस्था किसके साथ किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कल्याण राज्य के साथ मुक्त बाजार समाज। ये जो है नव्य अधिकार द्वारा औचित्य ठहराया गया। जो नव्य अधिकार का दृष्टिकोण है या नव्य अधिकार को मानने वाले हैं वो इसको सही ठहराते हैं कि कल्याणकारी राज्य हो और उसके साथ मुक्त बाजार हो, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, ऐसा इनका जो है मानना है। यहाँ पर ऑप्शन जो है ए आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रॉल्स के सिद्धांत में अधिकार निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित हैं? फल निरपेक्षतावाद, सुखवाद, व्यवहारिकतावाद, आदर्शवाद, किस पर आधारित है? ऑप्शन ए जो है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, फल निरपेक्षतावाद, क्योंकि जो रॉल्स का सिद्धांत है इसमें क्या है, अधिकार फल निरपेक्षतावाद सिद्धांत पर आधारित है, जिसका अभिप्राय है यानी कि जिसका मतलब क्या होता है कि आदर्श स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को लाभ होना चाहिए। ये इसका मतलब होता है फल निरपेक्षतावाद का, कि आदर्श स्थिति में सभी व्यक्ति को लाभ होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए आपका सही हो रहा है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में निम्नलिखित पूर्व राष्ट्रपतियों में से किसने भारतीय डाकघर संशोधन बिल को लंबित रखा? जाकिर हुसैन ने, बीबी गिरी ने, ज्ञानी जैल सिंह ने, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह ने जो है ये इनका कार्यकाल था 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987। यहाँ इतना जो है इनका कार्यकाल का ड्यूरेशन था और ये 7वें राष्ट्रपति थे। और उनके कार्यकाल के दौरान जो है ब्लू स्टार ऑपरेशन एवं इंदिरा गांधी की हत्या, ऐसी मतलब भयानक घटनाएं हुई थी, तो जो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी। और ज्ञानी जैल सिंह ने जो भारतीय डाकघर संशोधन बिल इसको लंबित रखा था, क्योंकि इनको लग रहा था कि ये लोकतंत्र के विरुद्ध है, तो इन्होंने जो है इसको जो है लंबित कर दिया था, यानी कि अपनी टेबल पर पड़े रहने दिया था। तो ये ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा प्रयोग किया गया था। जो डाकघर संशोधन बिल लंबित रखा था, इसको पॉकेट वीटो बोलते हैं। इन्होंने पॉकेट वीटो का जो है प्रयोग किया था। पॉकेट वीटो बोलते हैं इसे।
इसमें होता क्या है, जो राष्ट्रपति होता है उसको जब किसी कंसेंट देना होता है, यानी कि अनुमति देनी होती है किसी बिल को, तभी वो बिल जो है लॉ बनेगा, कानून बनेगा। तो 3 प्रकार से होता है। एक तो ये उसको रिकंसीडर के लिए भेज सकता है वापस, दूसरा उसको सहमत दे सकता है, तीसरा क्या कर सकता है कि वो उसको टेबल पे पड़े रहने दे, क्योंकि अगर रिकंसीडरेशन के लिए ये भेजेगा तो इसको दोबारा जो अगर मंत्रिमंडल या मतलब जो भी ये सदन है, अगर उसी बिल को फिर से पास करके भेज दिया गया तो ये फिर इसको मानना, राष्ट्रपति को जो है मानना पड़ेगा। और अगर सहमत दे देते हैं फिर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन यदि ये टेबल पे छोड़ देते हैं तो यहाँ पे कोई ऐसी टाइम लिमिट संविधान में दी नहीं गई है कि कितने दिन में जो है राष्ट्रपति इस विधेयक को वापस करेगा, यानी कितने दिन में उसको साइन करके वापस देना है। तो ऐसी कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है। तो ये उसको अनलिमिटेड टाइम तक वहाँ पर अपनी टेबल पे रख सकता है और इसके द्वारा किसी जो है बिल को लॉ बनने से रोक सकता है, लंबित कर सकता है, उसको लंबित रख सकता है। फिर बाद में ये डाकघर संशोधन बिल पास भी नहीं हुआ, क्योंकि जब दूसरे राष्ट्रपति आए, उन्होंने संसद में इसको भेजा, तो संसद में क्या था, जो है सरकार दूसरी वहाँ पर बन चुकी थी, केंद्र की सरकार चेंज हो चुकी थी, तो ये फिर पास भी नहीं हुआ। तो ज्ञानी जैल सिंह ने जो है इसको बखूबी इस्तेमाल किया अपने पॉकेट वीटो को। तो पॉकेट वीटो यही है कि आप टेबल पे बिल को पड़े रहने दीजिए, क्योंकि संविधान में कोई लिमिट ड्यूरेशन नहीं दी गई है कि नहीं आप इतने समय तक ही किसी बिल को रख सकते हैं, ऐसा कुछ बताया नहीं गया है। तो ये हुआ आपका ज्ञानी जैल सिंह के पीछे जो थोड़ी बहुत हिस्ट्री थी वो आप जान गए हैं। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। लॉक के अनुसार निम्न में से कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है? जीवन, स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति। तो जैसे लॉक के प्राकृतिक अधिकार में कौन कौन सा आता है? जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार आता है। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, ये तीनों अधिकार आते हैं। तो कौन सा नहीं है इसमें? समानता। तो इसे पूछ रहा है कि कौन सा अधिकार जो है शामिल नहीं है, तो समानता, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। समानता इसमें शामिल नहीं है। और इन्होंने जो है 3 अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार माना है, जो कि जीवन की सुरक्षा का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार तथा, और इन सब में सबसे प्रमुख क्या है? संपत्ति का अधिकार है। लॉक ने यह कहा है कि राज्य को इन अधिकारों को हर हाल में संरक्षण करना ही होगा, और जो शासन यानी कि जो सत्ता या जो सरकार ऐसा नहीं कर पाती है, उसे हटाने का अधिकार जनता को होगा, यानी कि जनता उसको हटा करके दूसरा राजा दूसरी सत्ता, दूसरी सरकार, जो कुछ भी है, जैसा टाइम है उसको चुन सकती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। ओम्बुड्समैन जो है संस्था सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? डेनमार्क में हुई, या यूके में हुई, या स्वीडन में हुई, या स्विट्जरलैंड में हुई? कहाँ पर हुई? तो अगर हम बात करें कि ओम्बुड्समैन जो है ये कहाँ पर शुरू हुई, तो ये हुआ था स्वीडन में। ये स्वीडन में शुरू हुआ था। और इसका अगर हम बात करें तो इसका मतलब यह है कि लोक प्रशासन के विशिष्ट क्षेत्रों में कुप्रशासन के खिलाफ नागरिकों की शिकायतों का निरीक्षण करना, कि जो लोक प्रशासन के क्षेत्र में और कुप्रशासन है, यहाँ की कुछ वहाँ घपला हो रहा है, कुछ गड़बड़ है, तो जो नागरिक शिकायत करेंगे उनके विरुद्ध कि नहीं यहाँ पर ऐसा चीज़ें चल रही हैं, ये गड़बड़ चल रही है, तो उसका क्या करेगी? ये निरीक्षण करेगी। और तो ये सबसे पहले कहाँ? स्वीडन में अपनाया गया था। लगभग ये शायद 1809 में स्वीडन में अपना लिया गया था। आई एम श्योर, बट एक बार चेक कर लेना। मैं काफ़ी श्योर हूँ कि 1809 में जो है इसको अपना लिया गया था। कहाँ? स्वीडन में ये शुरू कर दी गई थी। और इंग्लैंड की बात करें तो 1960 और 1970 के दशकों में इसने 3 प्रकार जो है इसके 3 प्रकारों को शामिल किया गया: प्रशासन के लिए, और संसदीय आयुक्त, स्वास्थ्य सेवा आयुक्त तथा स्थानीय प्रशासन आयुक्त, इन सब के लिए जो है शामिल किया था किसने? इंग्लैंड ने। तो ये स्वीडन से शुरू होता है और 1809 से शायद ये वहाँ पर शुरू हो जाता है। और इस पर हमने पूरा एक वीडियो बना रखा है ओम्बुड्समैन पर। आप अगर कोर्स वीडियोज़ में चेक करेंगे तो वहाँ पर कैसे क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लोकपाल एंड लोकायुक्त करके हमारे इंडिया में है, तो इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं।
और तो इसके मैंने पूरा ओम्बुड्समैन हिस्ट्री से लेकर के, मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ, इनिशिएटिंग पॉइंट से लेकर के और इंडिया में कैसे कैसे पहुंचा, सारे मेन पॉइंट वहाँ पर दे रखे हैं। तो आप देखेंगे तो एग्ज़ाम में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम में पॉइंट पूछे जाते हैं वो सारे हमने उसमें कवर किए हैं। और तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्विट्ज़रलैंड की अगर हम बात करें कि यहाँ की क्या विशेषता है, तो स्विट्ज़रलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र अभी भी चलता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र यहाँ देखने को मिलता है स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन जो हमेशा यहाँ से बनता है। आगे देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकारें निम्नलिखित में से किस एक एक्ट के अधीन गठित की गई थी। यहाँ आंशिक उत्तरदायी सरकारें कहाँ, प्रांतों में, किसके एक्ट द्वारा ये गठित की गई। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, द और क्या है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1992। यहाँ पर जो है ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकारें इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 के द्वारा गठित की गई थी, जिसकी घोषणा 20 अगस्त 1917 में की गई थी। अगर हम बात करें कि 1935 में, तो 1935 में जो प्रांतों से क्या किया गया था, प्रांतों से द्वैत शासन को समाप्त करके और यहाँ केंद्र में द्वैत शासन की क्या हुआ था कि यहाँ स्टार्टिंग की गई थी। प्रांतों से समाप्त कर दिया गया था द्वैत शासन और केंद्र में स्टार्टिंग कर दी गई थी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 की अगर हम बात करें तो ये जो है, ये क्या कहता है, यहाँ से जो है सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की एक प्रकार से शुरुआत हुई थी। जो सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन यहीं से 1909 से शुरू हुआ था और इसे नाक के दांत का अधिनियम भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, नाक के दांत का अधिनियम भी इसे बोला जाता है, क्योंकि यहाँ से सांप्रदायिकता की शुरुआत यहीं से हुई थी। फूट डालो और राज करो। जो 1909 का सुधार, ये इंडियन काउंसिल एक्ट है, इसे क्या बोलते हैं, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी बोलते हैं। सुधार अधिनियम ये बहुत फेमस है, क्योंकि इसमें जो है मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र जो चुनाव में प्रोवाइड किए गए थे और सांप्रदायिकता के आधार पर यहाँ पर सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी। इसी प्रकार अगर हम 1919 का एक्ट है, इसको अगर हम देखें तो इसको है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम बोलते हैं। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम बोलते हैं। सुधार अधिनियम इसको बोला जाता है। और इसमें अगर हम बात करें कि क्या खास बात थी, तो जो इसमें ये बजट पर जो है मतदान का अधिकार मिला था इनको। इस पे जो है बजट पर भारतीयों को मतदान का अधिकार मिला था। मतदान का अधिकार जो है मिल गया था। और जो 1935 में क्या होता, प्रांतों में से द्वैत शासन हटा करके केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था की जाती है और जो है दिल्ली में एक परिसंघ सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है, जिसमें कुल 7 न्यायाधीश होते हैं। इसको मैंने कई बार जो है बता रखा है। तो आगे देखेंगे हम। ये आपका जो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इसमें इसकी खास बात क्या होती है, इसमें जो है बहस का अधिकार मिलता है भारतीयों को। बजट पर बहस का अधिकार मिलता है। बहस का अधिकार मिलता है। अगर हम देखें कि बजट को हम देख ही लेते हैं एक साथ, क्योंकि आता है, इस पर क्वेश्चन बनते हैं, तो एक साथ हम देख लेते हैं बजट को 3 क्या क्या कब मिलता है। तो ये जो है सबसे पहले 1892 में क्या है, बजट पर क्या है, भारतीयों को बहस का अधिकार मिलता है। फिर अगर हम बात करें
1909 में किसका अधिकार मिलता है? 1909 में मिलता है जो है पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार। पूरक प्रश्न जो है पूछने का अधिकार मिलता है। पूछने का अधिकार मिलता है इनको। और इसी तरह अगर हम बात करें कि इनको बजट पर जो है मतदान का अधिकार कब मिलता है, तो ये 1919 में इनको जो है मतदान का अधिकार मिल जाता है। तो ये सारी बातें जो बजट से संबंधित हैं, ये तीनों इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका जो है आपका सही हो रहा है। देखते हैं, भारत परिषद अधिनियम 1919, ये आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो रहा है। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक संविधान सभा निर्वाचित किए जाने की पद्धति थी? सार्वजनीन वयस्क मताधिकार, अंशतः प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित एवं अंशतः गवर्नर जनरल द्वारा नामित, देशी राज्यों द्वारा नामित, या अंशतः प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित एवं अंशतः देशी नरेशों द्वारा नामित। तो अगर हम बात करें तो ये जो है ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो रहा है। ऑप्शन डी सही हो रहा, अंशतः प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित एवं अंशतः देशी नरेशों द्वारा नामित, क्योंकि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संघ की कार्यकारिणी और विधानमंडल में जो है ब्रिटिश भारत और रियासतों के प्रतिनिधि होने चाहिए थे। यानी कि ब्रिटिश भारत यानी कि जो भारत ब्रिटिश के अंडर में था वो होगा, और रियासतों के प्रतिनिधि जो राजा महाराजा था, राजे रजवाड़े थे, उनके प्रतिनिधि होने चाहिए थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इस तरह से आपका जो है ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो रहा है। आगे देखेंगे हम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो देख लेते हैं कि इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी। इसमें कूट भी है तो इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे पहले, ताकि आप सभी चीज़ें देख पाएँ। ऑप्शन है आपका प्रांतीय स्वशासन, केंद्र में द्वैध शासन, राज्य में द्वैध शासन की समाप्ति, और अपवर्जित क्षेत्रों का प्रतिधारण। और आगे आपको जो है कूटों का प्रयोग करते हुए सही आंसर को चूज करना है। तो ऑप्शन है पहला 2 और 1, फिर 1 2 4, 1 3 4, 1 2 3 4। ऑप्शन यहाँ आपका जो है कौन सा सही हो रहा है? डी सही हो जाएगा, क्योंकि ऊपर दिए गए सारे ही ऑप्शन सही हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताएं हैं कि इसमें प्रांतीय जो है स्वायत्त शासन की शुरुआत हुई थी। प्रांतों के दोहरे शासन के स्थान पर जो है ये स्वशासन शुरू हुआ था, और केंद्र में दोहरे शासन की शुरुआत की गई थी। यानी कि प्रांतों से दोहरे शासन को समाप्त करके केंद्र में जो है दोहरा शासन शुरू किया गया था, और प्रांतों में क्या किया था? स्वशासन की शुरुआत की गई थी, यानी कि स्वायत्त शासन की शुरुआत की गई थी। तो और क्या विशेषता थी? सांप्रदायिकता के आधार पर प्रतिनिधित्व मिला। इस प्रकार सभी कथन यहाँ पर सही है। तो आपका ऑप्शन डी इस प्रकार यहाँ पर सही हो जाएगा। तो जो इसमें से काफ़ी सारी बातें हमने अभी डिस्कस की थी ऊपर क्वेश्चन में, और लेकिन हम इसको बार बार डिस्कस करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपको जो है हमें लर्न कराना है। तो इसको लर्न करते चलिए, आपके जवान पे जो है सारी चीज़ें टिप पर हो जानी चाहिए। आगे देखेंगे, वेबर का अधिकारी तंत्र विकासशील देशों के लिए सामाजिक परिवर्तन का कम प्रभावोत्पादक साधन है। वेबर के अधिकारी तंत्र की इस आलोचना का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? कार्ल फ्रेडरिक, लॉरेंस जे पीटर, पॉल एपलबी, या जोसेफ ला पालोम्बारा। किसको जो है ये दिया जाता है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। जोसेफ ला पालोम्बारा ने अपनी प्रति जो इनकी पुस्तक है या कृति है ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट में वेबर के अधिकारी तंत्र की आलोचना करते हुए कहा है कि वेबर का अधिकारी तंत्र विकासशील देशों के लिए सामाजिक परिवर्तन का कम प्रभावोत्पादक साधन है। यानी कि विकासशील देशों के लिए ये कम प्रभावी है, और सामाजिक अगर विकासशील देशों के लिए सामाजिक परिवर्तन की बात करें तो ये कम प्रभावी है। ऐसा जो है जोसेफ ला पालोम्बारा ने कहा, किसमें? ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जो इनकी पुस्तक है ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल
पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये इनकी पुस्तक है और इसी में इन्होंने ऐसा बोला है। ऑप्शन जो है डी आपका सही हो जाएगा। वेबर के अधिकारी तंत्र की इन्होंने आलोचना की है। आगे देखेंगे हम, निम्नलिखित में से किसने तृतीय विश्व की धारणा को यह दावा करते हुए अस्वीकृत किया कि आर्थिक विनियमन संबंधों के जटिल जाल से जुड़ा हुआ है, एक ही विश्व है, एक विश्व अर्थव्यवस्था। ऐसा किसने कहा है? इमैनुअल वेलरस्टीन ने, या आंद्रे गुंडर फ्रैंक ने, या समीर अमीन ने, या पॉल बैरन ने। किसने जो है ये बात कही है? तो जो इमैनुअल वेलरस्टीन है, इन्होंने जो ऐसा कहा है, उपर्युक्त जो उक्ति कही गई है, जो ऊपर बात कही गई है, ये किसके द्वारा कहा गया है? इमैनुअल वेलरस्टीन के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने कहा कानून न्यायोचित और अन्यायोचित के नियम है, जो कोई विधि से विपरीत नहीं है उसे अन्यायोचित नहीं माना जाता। किसने कहा है? बेंथम ने कहा है, हीगल ने कहा है, हॉब्स ने कहा है, या रूसो ने कहा है? किसने ये बात कही है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, हॉब्स। थॉमस हॉब्स के द्वारा जो उपर्युक्त उक्ति का प्रयोग किया गया। और अगर इनकी हम बुक की बात करें तो लिवायथन इनकी बुक है, लिवायथन, या इसको आप लेवियाथन भी बोल सकते हैं, इनकी पुस्तक का नाम है, जो कि कहाँ लिखी गई थी? फ्रांस में। जब ये बाहर थे, इंग्लैंड से बाहर थे, यहाँ इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा क्रांतियाँ वगैरह चल रही थी, तो ये भाग कर के फ्रांस में जा कर के इन्होंने शरण ली थी, तब वहाँ पर इन्होंने ये पुस्तक को जो है लिखा था। और ये निरंकुश राजतंत्र के समर्थक हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो रहा है। देख लेते हैं बेंथम को। बेंथम उपयोगितावादी हैं और उपयोगितावाद के जो है ये जनक हैं, उपयोगितावाद के जनक माने जाते हैं। और इन्होंने एक सूत्र दिया, ये इनके उपयोगितावाद का जो है सूत्र है, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। ये सूत्र है, ये सिद्धांत भी है, तो कभी सूत्र के रूप में पूछा जाता है, कभी सिद्धांत के रूप में पूछा जाता है। तो अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, और ये इनका सूत्र है, फॉर्मूला है। और ये ऐसा मानते हैं कि लोकतंत्र में ही इनके सूत्र की सबसे ज़्यादा जो है अच्छे से प्रयोग किया जा सकता है। तो ये बेंथम की बातें हैं। और जो बेंथम थे वो कानूनी अधिकारों के सिद्धांत को इन्होंने प्रस्तुत किया, इन्होंने दिया, और प्राकृतिक अधिकारों की इन्होंने हंसी उड़ाई, उसको बकवास बताया, और ये घोर जो है विरोधी थे प्राकृतिक अधिकारों के। अगर हम हीगल की बात करें तो हीगल जो है आदर्शवादी हैं, और ये जो है राज्य को ईश्वर का अवतरण मानते हैं, और राजा को बताते हैं कि राजा जो है एक प्रकार से ईश्वर का प्रतिरूप है, ऐसा ये मानते हैं। तो अगर हम रूसो की बात करें तो रूसो की बुक सबसे पहले देख लेते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनकी पुस्तक का नाम है। और इसी में ही इन्होंने अपने सामाजिक समझौते संबंधित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है और सामान्य इच्छा संबंधी सिद्धांत को दिया है। जो सामान्य इच्छा का कॉन्सेप्ट है, सामान्य इच्छा, जर्नल विल, इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने इसी बुक में दिया है। और ये बताते हैं कि सामान्य इच्छा जो है लोकहित की इच्छा है, नैतिक इच्छा है, और ये जो है ज़रूरी नहीं कि बहुमत की इच्छा हो, ये किसी एक व्यक्ति की भी इच्छा हो सकती है। अगर वो पूरे समाज के हित को लिए हुए है तो वो किसी एक व्यक्ति की भी इच्छा हो सकती है, सामान्य इच्छा। तो क्वेश्चन यहाँ ऐसे भी बनता है, देता है कि सामान्य इच्छा बहुमत की इच्छा है, और कुछ लोगों की इच्छा है, एक व्यक्ति की इच्छा है, तो या नैतिक इच्छा है, तो आपको वहाँ ऑप्शन केयरफुली चूज करने होते हैं कि सामान्य इच्छा ज़रूरी नहीं कि बहुमत की इच्छा हो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। वो एक व्यक्ति की भी हो सकती है और बहुत सारे व्यक्तियों की भी हो सकती है। यदि वो लोक हित में है, समाज हित में है, वहाँ पर अपना पर्सनल जो है स्वार्थ नहीं है, तो ये क्या हो सकती है, ये सामान्य इच्छा बन जाएगी। तो रूसो के बारे में यहाँ पर हमने बात कर ली। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जैसे पदाधिकारियों को वापस बुलाने या हटाने की शक्ति
निम्नलिखित में से किसमें निहित है? किसमें निहित है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्थायी समिति, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का अध्यक्ष, द नेशनल पीपल्स कांग्रेस या सुप्रीम पीपल्स कोर्ट का प्रेसिडेंट। किसमें निहित है? ये जो है हमने चाइना से संबंधित आपका क्वेश्चन है और इसको मैंने कई बार जो है प्रैक्टिस में ही आपको इतनी बार करा दिया है कि इसके जो चाइना से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो आपके कवर हो जाने चाहिए यदि आप रेगुलर प्रैक्टिस में आ रहे हैं तो ये सारी बातें जो हैं हमने करा रखी हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। द नेशनल पीपल्स कांग्रेस पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है इसके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ऐसे पदाधिकारियों को वापस बुलाने या हटाने की शक्ति द नेशनल पीपल्स कांग्रेस में निहित है। द नेशनल पीपल्स कांग्रेस में निहित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर जो है आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है और कोड का प्रयोग करते हुए सही आंसर को आपको बताना है। तो सूची पहली क्या है? पहली सूची है भारत के संविधान का विषय आपात से संबंधित उपबंध है, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व हैं, मूल अधिकार है, संसदीय शासन प्रणाली है। कहाँ से लिया गया? कौन कौन से अन्य संविधान से समरूपता है, यानी कि कहाँ से लिया गया है या कहाँ से ये संविधान जो है एक जैसे हैं वहाँ और यहाँ के संविधान एक जैसे हैं। तो अमेरिका का संविधान, जर्मन राइक का संविधान, यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड का संविधान। कहाँ से क्या लिया गया है वो आपको बताना है। और जो आपात से संबंधित उपबंध है वो जर्मन राइक का संविधान है। जैसे ही आपात से संबंधित उपबंध में होता क्या है कि आपातकाल में जो है नागरिकों के अधिकार जो रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाते हैं या ख़त्म कर दिए जाते हैं वो चीज़ जो है जर्मनी से ली गई है। तो जैसे ही आपात से संबंधित उपबंध का जिक्र आता है तो आप जर्मनी और हिटलर को याद कीजिए। और वहाँ पर क्या है था कि जर्मनी में हिटलर का राज था और हिटलर में का नाम आते ही जो है आपातकालीन जो दौर था वहाँ का वो याद कर लीजिए। तो जर्मन का संविधान जो है और आपात से संबंधित उपबंध, तो ये आपका पहला का हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तो ये बहुत ही है फेमस है, आप सभी को पता होना चाहिए। तो ये आयरलैंड के संविधान से संबंधित है, तो आपका ये यहाँ पर हो जाएगा 4। मूल अधिकार, ये भी काफ़ी सही है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, आप सभी को पता होना चाहिए। जो नए लोग हैं वो अब पता कर लें। संसदीय शासन प्रणाली की अगर हम बात करें तो ये यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। यूनाइटेड किंगडम यानी कि मूल अधिकार अमेरिका फर्स्ट पे है, मैं कर क्या रही हूँ 1 सेकेंड। अमेरिकी संविधान, मूल अधिकार अमेरिकी संविधान फर्स्ट पर है और जो है यूनाइटेड किंगडम संसदीय प्रणाली ये थर्ड पे है। तो 2413 ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो रहा है। 2413 देखेंगे अगला क्वेश्चन हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक से नागरिकों की स्वतंत्रता का उत्तरोत्तर अतिलंघन होता है? एक, केंद्रीकृत नौकरशाह राज, मिलीजुली बहुदलीय सरकारें, शक्ति का अंतरण या सकारात्मक क्रिया। किसके द्वारा जो होता है जो नागरिकों की स्वतंत्रता होती है, तो नागरिकों की स्वतंत्रता का जो है अतिलंघन यानी कि उनको स्वतंत्रता को उल्लंघन कह सकते हैं या उनकी स्वतंत्रता को छीन करना किस एक शासन व्यवस्था में होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। एक, केंद्रीकृत नौकरशाह राज्य। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब जो है लोकतांत्रिक प्रणाली के विपरीत ये जो केंद्रीकृत नौकरशाह है, इस राज्य में केंद्रीकृत नौकरशाह राज्य में नागरिकों की स्वतंत्रता का उत्तरोत्तर यानी कि हर दिन जो है बढ़ चढ़ के उल्लंघन होता रहता है, क्योंकि राज्य नौकरशाहों के हाथों में रहता है और वे जनता के प्रति पूर्ण जिम्मेदारी को वहन नहीं करते हैं। यानी कि वो जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को वहन नहीं करते हैं, अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझते हैं। तो ऐसी जो एक केंद्रीकृत नौकरशाह राज्य होता है, यानी कि जो राज्य नौकरशाहों जिस राज्य की शासन व्यवस्था नौकरशाह पर डिपेंड होती है, वहाँ पर नागरिकों के अधिकारों की स्वतंत्रता का
मतलब अधिलंघन होता ही होता है, यानी कि उनकी स्वतंत्रता बाधित की जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो रहा है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने नियम निर्माण, नियम अनुप्रयोग और नियम अधिनिर्णय को सरकार के 3 प्राधिकृत कृत्यों के रूप में पहचाना है? आमंड एवं कोलमैन, रॉबर्ट डाहल, हैरोल्ड जे लासवेल या डेविड ईस्टन, किसने जो है ऐसा माना है? तो यहाँ पर भी जो है आपका ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। जो आमंड तथा कोलमैन है, इन्होंने नियम निर्माण, नियम अनुप्रयोग और नियम अधिनिर्णय को सरकार के 3 प्राधिकृत कृत्यों के रूप में पहचाना है और राजनीतिक प्रणाली के 3 निर्गत कृत्य हैं। और इन्होंने क्या किया है, 3 आगत और 3 निर्गत करते हैं। तो ये जो 3 निर्गत करते हैं, नियम निर्माण, नियम अनुप्रयोग और नियम निर्धारण, नियम निर्माण, नियम अनुप्रयोग और नियम निर्माण, ये सब क्या है, तीनों जो है निर्गत कृत्य हैं। निर्गत कृत्य हैं। होते क्या है, आगत कृत्य होते हैं, और निर्गत कृत्य होते हैं। तो निर्गत कृत्य में ये तीनों आ जाते हैं, नियम निर्माण पहला, दूसरा नियम अनुप्रयोग और तीसरा नियम अधिनिर्णय, ये तीनों जो आ जाते हैं। ये आमंड एवं कोलमैन के द्वारा ये चीज़ें दी गई हैं। मतलब ये सरकार के 3 प्राधिकृत कृत्यों के रूप में इन्होंने इसको पहचाना है। तो और रॉबर्ट डाहल की बात कर लें हम, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो रहा है। रॉबर्ट डाहल क्या है, बहुलवादी हैं। देखते रहिए, बार बार इसको रिपीट करते रहिए, याद हो जाएगा। ये बहुलवादी हैं। और डेविड ईस्टन ने भी जो है आगत निर्गत पर इन्होंने अपने विचार दिए हैं, कुछ अलग तरीके से दिए हैं। और इस पर भी हमने जो है डेविड ईस्टन के बारे में प्रैक्टिस में काफ़ी अच्छे से समझा रखा है। अभी देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से कौन गतिरोधकरण यानी कि फिलिबस्टर को प्रयोग में लाता है? कांग्रेस राष्ट्रपति पर दबाव डालने हेतु, राष्ट्रपति कांग्रेस में बिल लाए जाने को रोकने हेतु, या सीनेट के सदस्य बिल पारित करने में रुकावट डालने हेतु, या नियोक्ता कर्मचारियों की हड़ताल को तोड़ने हेतु। इसमें कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही है? तो ऑप्शन जो है यहाँ पर सी सही हो रहा है। सीनेट के सदस्य जो हैं वो बिल पारित, अगर किसी बिल को वो पारित नहीं होने देना चाहते हैं तो इस जो है फिलिबस्टर को प्रयोग में लाते हैं। फिलिबस्टर सीनेट की कार्यवाही की एक विशेष बात है। इसे एक प्रकार से दोष माना जाता है, सीनेट का दोष माना जाता है। और यह जो है सीनेट के सदस्यों को मनचाहे समय तक बोलने की स्वतंत्रता प्रोवाइड कराती है ये फिलिबस्टर जो है। और यदि वाद विवाद सीनेट में जो बहस हो रही है, जो वाद विवाद हो रहा है किसी बिल पर, अगर वो प्रारंभ होने के पहले ही ये विचार जो है निश्चित न कर लिया जाए कि मतलब इतना समय जो है इसके लिए इतना ही समय दिया जाएगा, तो अगर ये चीज़ जो है पहले ही निश्चित नहीं की गई तो क्या होता है, सदस्यों के ऊपर कोई पाबंदी नहीं रह जाती है, कोई प्रतिबंध नहीं लागू होता है। अगर वाद विवाद प्रारंभ हो गया और समय सीमा निश्चित नहीं की गई है तो क्या हुआ कि जो सीनेट के सदस्य होते हैं उन पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता है। वो अनंत समय तक बोल सकते हैं, यहाँ तक कि वो अगर बिल पास नहीं करने देना चाहते हैं तो वो बोलते रहते हैं, लंबे लंबे घंटों के हिसाब से भाषण उनके चलते ही रहते हैं और वो पूरा समय खा जाते हैं और बिल को पास होने नहीं देना चाहते हैं। तो इसका सलूशन यही है कि वाद विवाद प्रारंभ होने से पहले किसी बिल पर जो है समय सीमा निर्धारित कर दी जाए। तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। तो आज अगेन हमने 20 क्वेश्चंस कवर किए विद एक्सप्लेनेशन। कल मिलते हैं कुछ और प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।